हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन, अपनी एजुकेशन जो है वो आप बहुत बढ़िया तरीके से कर भी रहे होंगे। तो आज हम एक चैप्टर शुरू करेंगे एनसीईआरटी का, जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल का चैप्टर हम शुरू करेंगे। ठीक है, जो आपके 10th क्लास के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे अगर मैं बात करूँ 10th क्लास की साइंस है ना, वो सारी एनसीईआरटी की साइंस की रीढ़ की हड्डी है। तो इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लेना, क्योंकि ये साइंस हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। चाहे वो इंडिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आप बीएससी एग्रीकल्चर लगा लीजिए, चाहे आप वीएलडीए लगा लीजिए, चाहे आप एनडीए लगा लीजिए, चाहे आप कोई मर्जी एग्जाम लगा लीजिए। ठीक है, चाहे आप हरियाणा का कोई एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हैं, हर एक एग्जाम में जो है 10th क्लास की साइंस जो है वो पूछी जाती है। तो आप अब बहुत बेहतरीन तरीके से इसको करेंगे। तो चलिएगा भाई, तो पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले तो हम बच्चों बात करेंगे, मैं आपको बेसिक चीजें बताती हूँ कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये क्यों की गई। ठीक है, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, आज के टाइम पर अगर मैं बात करूं तो 118 टोटल एलिमेंट है, 118 118। तो हर एक एलिमेंट्स को अलग अलग तरीके से पढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या करना शुरू कर दिया, जो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे उनको एक साथ इकट्ठा करना, उनकी ग्रुपिंग करनी शुरू कर दी, उनको क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसी को ही क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कहा गया, यानी कि उसको इजी तरीके से पढ़ा जा सके, इजी तरीके से हम उसको क्लासिफाई कर सके। इसीलिए साइंटिस्ट ने अलग अलग रूल लगाए, अलग अलग अपने एफर्ट्स लगाए कि हाँ जी, कौन से एलिमेंट्स को किसके साथ में रखा जाए कि इनका एक बढ़िया तरीके से ग्रुप बन जाए। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जिनमें इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, उनकी हम आज बात करेंगे। तो पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि हम एलिमेंट्स की स्टडी जो है उसको इजी बना सकें। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ी। तो हम बात कर लेंगे अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास। तो सबसे पहला जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का काम किया था वो बच्चों डोब्रेनियर ने किया था। आपको हिंदी में भी लिखा रहेगा और हिंदी में भी इंग्लिश में भी लिखा रहेगा। जो जिस मीडियम का स्टूडेंट है वो उसी मीडियम में पढ़ सकता है। हमारे यहाँ जितने भी कोर्स चलेंगे वो बाइलिंगुअल ही चलेंगे। डोब्रेनियर की बात करें तो डोब्रेनियर का ट्रिक, तो आपसे पहले तो सबसे पहली बात तो पूछी जाए कि हु क्लासिफाई एलिमेंट्स फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले एलिमेंट्स फर्स्ट, सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का काम जो किया वो किसके द्वारा किया गया था। सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का काम जो है बच्चों वो डोब्रेनियर ने किया था। ध्यान में रखिएगा, तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया, तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया, आपसे पूछ लिया जाए बच्चों। तो तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किया किसने, डोब्रेनियर ने किया था। किसने किया था, डोब्रेनियर ने इसका क्लासिफिकेशन जो है सबसे पहले किया था। क्लियर है इतनी बातें। अब यहां पर देखो, कहता है कि जॉन, इसका फुल नेम लिख रखा है जॉन वोल्फगैंग डोब्रेनियर। ये एक जर्मन का साइंटिस्ट था, जर्मन का केमिस्ट था। अरेंज्ड एलिमेंट इनटू ग्रुप्स ऑफ 3, यानी कि मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाना चाहूंगी, फिर उसके बाद में इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। तो एक डोब्रेनियर का बंदा था भाई, देसी सी भाषा में बात करते हैं। एक ना डोब्रेनियर नाम का बंदा था। इस डोब्रेनियर ने क्या किया, सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। और जब वो ये एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने लगा ना, तो इसने बोला कि 3 पोजीशन देता हूं मैं, 3 की ग्रुपिंग करता हूं। तो ये बोला कि जब मैं एलिमेंट्स को क्लासिफाई करूंगा कैसे, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो आपसे सबसे पहला पॉइंट क्या पूछा जा सकता है बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है कि डोब्रेनियर ने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया था। तो आप बताएंगे बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। अब मुझे नहीं पता कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता,
मुझे तो ये भी नहीं पता बच्चों कि आपको एटॉमिक नंबर का पता है या नहीं पता। ठीक है, तो मैं तो बहुत सारी चीजें आपको सिखाऊंगी। एटॉमिक नंबर का पता है या नहीं पता, मुझे नहीं पता बच्चों आपको एटॉमिक मास का पता है या नहीं पता। ठीक है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान का पता है या नहीं पता। ठीक है, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या। आपसे ये पूछे चीजें, टर्म्स पूछी जा सकती है एग्जाम में कि भाई बताओ एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता है या नहीं पता ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन अब से आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगी किसकी बच्चों, एटॉमिक नंबर की। किसकी बात करूंगी, एटॉमिक नंबर की बात करूंगी मैं। एटॉमिक नंबर की जब हम बात करते हैं, परमाणु संख्या की अगर हम बात करते हैं, तो परमाणु संख्या होती है बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या होती है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम न्यूक्लियस। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं, क्या प्रेजेंट रहते हैं बच्चों, दूसरा पेन कहाँ पे है भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हो बच्चों, आप परमाणु संख्या कहते हो। कह सकते हो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है, आपकी परमाणु संख्या कहलाती है। अब बच्चों हमेशा ध्यान में रखना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में हमेशा क्या रहेंगे बच्चों, बराबर रहेंगे। यानी कि अगर किसी भी एलिमेंट्स में 5 प्रोटॉन है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 5 ही होंगे। तो यहां पर अगर हम लिखना चाहें कि किसी भी तत्व में उपस्थित, किसी भी तत्व में उपस्थित, किसी भी एलिमेंट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है, तो ये गलत नहीं होगा, ये गलत नहीं होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी एटम, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम बोल दें कि इसको परमाणु संख्या कहा जाता है, तो ये गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा बच्चों। तो देखो परमाणु संख्या हमारे पास में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, या प्रोटॉन्स। हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हैं। अब बात आती है भाई द्रव्यमान की, एटॉमिक मास की। किसकी बात भाई, एटॉमिक मास की बात आती है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान की बात आती है। किसकी बात आती है बच्चों, परमाणु द्रव्यमान की बात आती है। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जोड़ को क्या कहा जाता है, एटॉमिक मास कहा जाता है। मैं बहुत सिंपलिसिटी से आपको समझा रही हूं, इतना आसान वे में कोई नहीं समझाता। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एटम, किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, यानी जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास में क्या आएगी। यानी कि अगर मैं बोलूं किसी भी एटम में प्रोटॉन 5 है, ठीक है, और न्यूट्रॉन 7 है, तो हमारे पास में एटॉमिक मास क्या होगा। हमसे पूछा जाए बताइए कि एटॉमिक मास क्या होगा,
द्रव्यमान क्या होगा? तो आप बच्चे बताएंगे कि इसका द्रव्यमान संख्या होगी 5 प्लस में 7 12, 5 प्लस 7 इज इक्वल टू में 12। समझ में आ गई इतनी बातें? और आपसे पूछा जाए कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि 5 आपके पास में एटॉमिक नंबर आ जाएगा। तो जब डोब्रेनियर क्लासिफाई कर रहा था ना, तो वो किस आधार पर कर रहा था? एटॉमिक मास के, यानी कि बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस पर लगाया। फिर ये कहता है कि मिडल एलिमेंट, यहां पर टर्म पकड़ेंगे आप, मिडल एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली द एवरेज ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि जब इसने 3 एलिमेंट्स लिए, तो जो मिडल एलिमेंट्स था, ठीक है, मिडल एलिमेंट्स था, इनका मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास, क्या बच्चों, मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था वो इन दोनों के एटॉमिक मास का क्या था? एवरेज था। मैं बताती हूं, मान लीजिए कि ये जो पहला एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास 1 ही मान लीजिए आप, ठीक है, दूसरा और तीसरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहा था, ये तीसरे नंबर पर है, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा बच्चों? 3 होगा। पहले का 1, तीसरे का 3 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो जब आप इनका एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज निकालने के लिए क्या कहते हैं? इनको जोड़कर, ये कितने नंबर हैं? 2 नंबर है, इससे डिवाइड कर देते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। तो बोला कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया। क्या आ गया अपने पास में? इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। कहने का मतलब कि जब पहले के मतलब कि एटॉमिक मास को और तीसरे के एटॉमिक मास को जोड़कर उनका एवरेज निकाला, तो हमारे पास में दूसरे का एटॉमिक मास आ गया। यही तो बोला है बच्चों कि अकॉर्डिंग टू दिस द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली द एवरेज ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स, यानी कि इसके अनुसार बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान लगभग अन्य 2 तत्वों के औसत के बराबर होता था। हालांकि यह विधि केवल कुछ ही तत्वों तक सीमित है। भी सब पे 118 एलिमेंट आज के टाइम पर, तो जब अपने पास में डोब्रेनियर आया था तो उस टाइम पर कुछ एलिमेंट्स थे, उन पर भी ये प्रॉपरली नहीं लग पाया था, इसीलिए डोब्रेनियर का रूल जो है वो क्या हो गया बच्चों? फेल हो गया पूरी तरह से। ठीक है, तो ये किस पे लगा हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये किस पे लगा हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये बोला इसने 3 ट्राइड्स बनाए थे। आपसे पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ ट्राइड्स किसने दिया था, त्रिक का नियम किसने दिया था, तो क्या बताओगे? डोब्रेनियर ने दिया था। किसने दिया था? डोब्रेनियर ने लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया था। अब यहां पर देखो, ये है बच्चों नाइट्रोजन। बोला कि ये नाइट्रोजन है, ये कैल्शियम है और ये क्लोरीन है। जब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, एटॉमिक मास किसका? इसका 40.1 है और इसका 35 है। तो हमने क्या किया, जब इनका एवरेज निकाला तो हमारे पास में किसका आ गया? इसका आ गया। ठीक है, तो इसने क्या किया है? ट्राइड्स ग्रुप बी ग्रुप सी, अच्छा मैंने पैरेलल कर लिया, सॉरी भाई, सॉरी फॉर दैट, लगातार क्लासेस थी, बुखला चुका दिमाग। तो यहां पर देखो, ये फर्स्ट ट्राइड है, मैंने ऊपर देखा नहीं, ये ग्रुप ए है हमारे पास में। तो जब आपने इन तीनों एलिमेंट्स का क्या मतलब कि इन दोनों का एवरेज निकाला तो इसके फास्फोरस के बराबर आ गया। कैल्शियम और इसका निकाला तो मतलब सेंट्रोशियम के बराबर आ गया, कैल्शियम और बेरियम का। क्लोरीन और आयोडीन का निकाला तो ब्रोमीन के बराबर आ गया। बस ये 3 ही ट्राइड्स बना पाया था। कितने ट्राइड्स बना पाया था? मेनली 3 ही ट्राइड्स डोब्रेनियर बना पाया था। समझ में आ गई इतनी बातें? कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अब डोब्रेनियर फेल हो गया क्योंकि सब पे तो नहीं लग रहा था। उसके बाद में बच्चों कौन आया? उसके बाद में आया अपने न्यूलैंड साहब। न्यूलैंड ने सिद्धांत दिया भाई ऑक्टेव का, जिसको आप अष्टक का नियम बोलते हो। नाम से ही पता चलता है 8। इसको मैं अलग से समझाऊंगी, फिर पढ़ाऊंगी। तो इसने संगीत के 7 सुर लिखो पहले तो, सा रे गा मा पा धा नी सा। कितने? 7। तो बोला कि 7 के बाद जो 8वां होगा वो रिपीटेड होगा। आप लिखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां, यानी कि जो 8th पोजीशन पर बैठा है वो फिर से सा आ रहा है, यानी कि रिपीट हो रहा है। तो इसने बोला कि जब मैं एलिमेंट्स को, इसने भी किस पर लगाया बच्चों? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस पर लगाऊंगा। किसके बेस पर? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज करूंगा।
ठीक है, मास के बेस पर अरेंज करूंगा तो पहले का जो एटॉमिक मास होगा, ठीक है, पहले की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो 8वें के साथ में मैच होंगी, यानी कि फर्स्ट से 8th पोजीशन पर जो एलिमेंट बैठा होगा उसका मैच होगा फर्स्ट का 8th के साथ, फिर दूसरे का ऑब्वियस सी बात है 9th वाले के साथ, तीसरे का बच्चे किसके वाले साथ 10th वाले के साथ। इस टाइप से प्रॉपर्टीज जो हैं बच्चों वो क्या होती जाएंगी, मैच होती जाएंगी। इसी को ही क्या बोला गया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा गया, अष्टक का सिद्धांत जो है वो दिया गया। तो इसने भी बहुत सारी ऐसी बातें करी जिसकी वजह से इसका जो लॉ था वो क्या हो गया, फेल हो गया। कहता कि जॉन न्यूलैंड एन इंग्लिश केमिस्ट, यानी कि इंग्लैंड से था, suggested that elements show similar properties every 8th element। कहता अंग्रेज रसायन जॉन न्यूलैंड ने सुझाव दिया कि हर 8वें तत्व में संगीत के अष्टक के समान गुण होते हैं, यानी कि 8वां एलिमेंट सेम होगा, similar to musical octaves। Here is the table above showcase a unique correlation between the Indian musical notes सा रे गामा पा धा नी and their western counterparts डू रे मी फा सो ला टी, यानी कि ये मतलब कि वेस्टर्न पार्ट है, इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। पेयर्ड विद एलिमेंट फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल, कहता है कि जो संगीत के 7 सुर हैं उसके साथ में कंपेयर किया, किसको, एलिमेंट्स को, पहले के प्रॉपर्टीज 8वें के साथ मैच हुई, और ये वाले डू रे मी फा सो ला टी ये भाई आपका वेस्टर्न काउंटर पार्ट है, यानी कि हमारे जैसे यहाँ पर सारे गमापा बोला जाता है वही वेस्टर्न कंट्रीज में डू रे मी फा सो ला टी बोला जाता है। समझ में आ गई? तो इसको आप छोड़ भी सकते हो, सिर्फ आप किसके साथ कंपेयर करोगे, सारे गमा पदा निसा के साथ में। आपसे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, आपसे क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, पहला लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने दिया था, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था न्यूलैंड ने। किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था, संगीत के 7 सुरों के साथ, ठीक है। लॉ मतलब कि म्यूजिकल ऑक्टेव्स के साथ में किसने कंपेयर किया एलिमेंट्स को, किसने किया, न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स किया था, कंपेयर किया था, ठीक है। अब फिर ये बोला कि आगे देखो, फिर ये बोला कि ये भाई टेबल है। अब यहाँ पर जो इसका रूल था ना, ये बहुत बार पेपर में आता है कि जो न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था वो किस एलिमेंट्स तक की लगा, कैल्शियम तक। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है वो कहां तक लगा, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही लगा। कहां तक, कैल्शियम तक। अब इसकी पीरियोडिक टेबल में 56 एलिमेंट्स थे। कितने एलिमेंट्स थे बच्चों, 56 एलिमेंट्स थे। इसने क्या बोला, इस साइंटिस्ट ने, कि एलिमेंट्स 56 ही रहेंगे, इसके बाद में कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं किया जा सकता और ना ही आएगा। तो ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी, सबसे बड़ी कमी थी, क्योंकि आज के टाइम पर एलिमेंट्स कितने हैं, 118। आज के टाइम पर एलिमेंट्स कितने हैं बच्चों, 118 हैं। तो इसने बोला कि 56 ही एलिमेंट्स है, लेकिन इसका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है ये कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हो पाया। तो एक क्वेश्चन ये बनता है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कौन से एलिमेंट्स तक एप्लीकेबल था, कैल्शियम तक लगा। आपसे पूछा जा सकता है न्यूलैंड ने किसके बेस पर, यानी कि कहां तक, मतलब किसके आधार पर एलिमेंट्स को अरेंज किया था, तो बताओगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। समझ में आ गई इतनी बात। लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की लिमिटेशन क्या थी, कुछ तो मैंने बताई दी कि इसने बोला कि 56 ही एलिमेंट है तो कैल्शियम तक ही लागू हुआ, केवल कैल्शियम तक ही लागू, यानी कि एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, एवरी 8th एलिमेंट बियॉन्ड डिड नॉट शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। इसके बाद में जो 8वां एलिमेंट से उसने सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं शो की। मान लिया गया कि केवल 56 तत्व ही मौजूद थे और कोई नया तत्व नहीं खोजा जाएगा, यह सबसे बड़ी कमी थी। कोबाल्ट और निकल जैसे असमान तत्वों को फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रखा, यानी कि सिमिलर प्रॉपर्टीज को इकट्ठा रखेंगे ना, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को इकट्ठा रखेंगे ना, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टीज मैच ही नहीं हो रही थी कोबाल्ट, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की। यानी कि कोबाल्ट को किसके साथ में रख दिया, फ्लोरीन के, क्लोरीन के, ब्रोमीन के। अब ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तो आप किस में पढ़ते हो भाई, ठीक है, ये किस में पढ़ते हो, 17 नंबर ग्रुप में पढ़ते हो, ठीक है ना, क्लियर है। तो लोहा जो कोबाल्ट और निकल जैसा दिखता था उनसे बहुत दूर रखा गया। अब कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज तो आयरन से मैच होती थी, अब आयरन को उससे दूर रख दिया उसने, तो यह केवल हल्के तत्वों के लिए ही रहा, भारी तत्वों के लिए असफल रहा। तो आपसे पूछा जाए कि जो न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था वो कौन से एलिमेंट के लिए वर्क किया, तो आप बताओगे लाइटर एलिमेंट्स के लिए वर्क किया। फेल हो गया किसके लिए, हैवियर्स के लिए,
फेल हो गया किसके लिए, हैवियर्स के लिए। समझ गए हो। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब न्यूलैंड गया, न्यूलैंड के बाद में आया कौन, मेंडलीव। मेंडलीव एक तरीके से सबसे पहले आपसे पूछा जाए, सबसे पहले सिंपल सी भाषा में बता देती हूं, सबसे पहले फर्स्टली पीरियोडिक टेबल बनाई, पीरियोडिक टेबल बनाने का काम मेंडलीव्स ने किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे पूछा जाए ना कि सबसे पहले पीरियोडिक टेबल किसने बनाई, मेंडलीव ने। देखो सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का काम तो डोब्रेनीर ने किया था, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले पीरियोडिक टेबल किसने बनाई थी भाई साहब, क्या पूछ लिया जाए कि सबसे पहले भाई पीरियोडिक टेबल किसने बना दी थी, तो सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी ना बच्चों, वो मेंडलीव ने बनाई थी। समझ में आई। जैसे कि ये आप खड़ी हुई लाइनें देखते हैं इस टाइप से, इनको ग्रुप्स कहा गया मेंडलीव के द्वारा। क्या बोला गया, इसको ग्रुप्स बोला गया। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले ग्रुप्स किसने बनाए, मेंडलीव ने बनाए थे। तो इस टाइप से ये जो बॉक्स बन जाते हैं, इस टाइप से ये जो बॉक्स बन जाते हैं, ये जो लेटी हुई लाइंस हैं, इन लेटी हुई लाइंस को क्या बोला जाता है बच्चों, इनको बोला जाता है पीरियड्स। क्या बोला जाता है, पीरियड्स, यानी कि आवर्त। ये भी किसने बनाए थे, मेंडलीव ने बनवाए थे। किसने बनाए थे, मेंडलीव ने। और मेंडलीव ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ही, यानी कि तत्वों के को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही अरेंज किया था। लेकिन बच्चों लेकिन उसने बोल दिया कि भाई नए एलिमेंट्स भी डिस्कवर किए जाएंगे। नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी के लिए उस बंदे ने पहले ही अपनी पीरियोडिक टेबल में खाली जगह छोड़ दी। उसने बोला कि भाई खाली जगह छोड़ दीजिए, इस टाइप के नए एलिमेंट्स आएंगे। किसने छोड़ दी, मेंडलीव ने खाली जगह छोड़ दी। समझ में आ गई इतनी बातें। तो हम देखते हैं इसने क्या किया था। बोला डिमित्री मेंडलीव टेबल ऑर्गेनाइज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है, एंड ग्रुप्ड देम बाय देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। कहता है कि दिमित्री मेंडलीव सारणी ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, यही बताया था मैंने, और उनके रासायनिक गुणों के आधार पर समूहीकृत किया गया। अब बोलते हैं कि ही लेफ्ट गैप्स, यानी कि खाली जगह छोड़ गई, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट जो अभी तक खोजे भी नहीं गए थे, एंड इवन करेक्टेड द एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स, और कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास भी इनके द्वारा ठीक किया गया, और कुछ एलिमेंट्स के लिए खाली जगह छोड़ दी भाई। दिस टेबल लेड द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो पीरियोडिक टेबल थी ना, इसने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई उसके लिए एक पूरी की पूरी तरह से बेस इसका तैयार कर दिया। बट हैड लिमिटेशन लाइक इनकरेक्ट प्लेसमेंट ऑफ सर्टेन एलिमेंट। इसके बीच में भी क्या थी भाई, लिमिटेशन थी। जैसे कि कुछ एलिमेंट्स को इसने बोला कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस पर मैं अरेंज कर रहा हूँ एलिमेंट्स को, लेकिन क्या पाया गया कि कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास कम था, उनको तो बाद में रख दिया, जिनका ज्यादा था उनको पहले रख दिया। तो फिर तो बात गलत होगी ना। अब मान लीजिए कि किसी का एटॉमिक मास 51 है, 51 है, ठीक है, और किसी का एटॉमिक मास 47 है। अब पहले कौन आएगा, 47 वाला आएगा। 51 वाला कैसे आएगा, बाद में आएगा, ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो इसने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स में गपला कर गया, ये 51 को पहले रख दिया, 47 को बाद में रख दिया। तो ये इसकी क्या होगी, लिमिटेशन होगी। हियर इज ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द अचीवमेंट एंड लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है मेंडलीव की आवर्त सारणी का, ग्रुप्स एंड ये सारी की सारी बातें हम पढ़ेंगे। जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं, उसी टाइप से मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने थे, ये सारी की सारी बातें हम कल पढ़ाएंगे। ये सिर्फ डेमो के लिए मैंने आज वीडियो बनाई कि आपको वे ऑफ टीचिंग कैसा लगता है। समझ में आ गई इतनी बातें, तो बहुत बढ़िया तैयारी करवाएंगे भाई। बेझिझक एडमिशन ले लीजिए, टेंशन मत लीजिए, किसी भी चीज़ की बहुत बढ़िया करवाया जाएगा सब कुछ, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन आपके साथ हमें भी चाहिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।